जय श्री कृष्णा। तो ये फाइनल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर चर्चा कर ली थी। बस थोड़ा सा कुछ 2-4 स्लाइडें बाकी रह गई थी, तो वो मैंने कल वीडियो मैंने कहा परीक्षा का समय है तो इस हिसाब से उसको अपलोड कर दिया था। आज ये जो कुछ बाकी रह गई चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे बाकी रह गया था सीटीबीटी, एनपीटी, आसियान और सार्क। क्या है सीटीबीटी, क्या है एनपीटी, क्या है आसियान, क्या है सार्क, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते थे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी। देखो क्या होता है कि जिस समय विश्व के अंदर परमाणु बमों का ये कहने का मतलब शीत युद्ध के दौर के अंदर जब परमाणु शक्ति बढ़ाने के ऊपर विश्व के सारे देश कार्य कर रहे थे, सब देश एक तरीके से होड़ मच गई थी। विश्व के अंदर अगर खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना है तो परमाणु शक्ति से संपन्न बनाना होगा। और उसी कड़ी के अंदर क्या होता है, कई जो निरंकुश राजतंत्र वाले देश थे, अपन राजतंत्र तो नहीं कह सकते, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ऐसे देशों के अंदर कई क्रूर शासकों के हाथ में भी क्या हो रहे थे, कोरिया जैसे देशों के पास भी जो है परमाणु बम लग रहे थे। तो फिर ऐसे समय में विश्व के अंदर अमेरिका सहित भारत और सब देशों ने मिलकर के कहा कि काम करते हैं, विश्व के अंदर निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाते हैं। और निशस्त्रीकरण की दिशा में पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए एक परमाणु बमों की जो भी ये ज्यादा से ज्यादा ये परीक्षण हो रहे थे, परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए, परमाणु बमों की बढ़ती हुई विश्व के अंदर ताकत को रोकने के लिए विश्व के अंदर एक संधि के ऊपर जो है सहमति बनने लगी, जिसका नाम था सीटीबीटी, जिसका पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है ना। यह आणविक, अब देखो क्या थी यह आणविक निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम व ऐतिहासिक घटना व संधि है। सीटीबीटी जो है ये जो है निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व के अंदर शांति एवं व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक महत्वपूर्ण विश्व के सभी देशों के द्वारा उठाया गया एक कदम था। तो फिर क्यों हुई सीटीबीटी फेल, क्यों भारत ने उसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना किए, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सीटीबीटी अर्थात व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अतिरिक्त अमेरिका के साथ सह-प्रस्तावक था। क्या था कि विश्व के अंदर जो परमाणु बमों के जो लगातार परीक्षण हो रहे थे, उन परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए, परमाणु बमों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए भारत खुद उसका एक प्रस्तावक सदस्य था। 1993 के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम था सीटीबीटी। किंतु 95 में भारत से इससे यह कहकर अपना हाथ खींच लिया कि यह संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी नहीं है। भारत ने इसका विरोध किया व इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्या होता है, तात्कालीन समय के अंदर हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है इस परमाणु संधि कार्यक्रम के ऊपर जो है अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि अमेरिका सहित जो विश्व के महाशक्तियां थी, जो पहले से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, उनको भारत ने यही कहा कि ये जो संधि है, ये हम जिस उद्देश्य से संधि को कर रहे थे, हम जिस उद्देश्य से ये कार्य शुरू कर रहे थे, निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे थे, वो उस प्रकार से उनके ऊपर ये खरा नहीं उतर रहा था। ये जो संधि थी, ये इसके द्वारा जो महाशक्तियां थी वो क्या कर रही थी, खुद को तो परमाणु बमों से सेफ रख रही थी, खुद के पास परमाणु बम रख रही थी, मगर जो नए नए देश, विश्व के नए देश अगर कोई परमाणु शक्ति का परीक्षण कर रहा है, उनको रोकने की दिशा में ये क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संधि थी ये भेदभाव से भरी हुई थी, जिसके अंदर कमजोर छोटे जैसे भारत जैसा देश है, पास में पाकिस्तान, पास में चाइना जो उसके दुश्मन देश है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है, फिर भी भारत को वो परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकने वाली संधि है। जो चाइना के पास में पहले से परमाणु हथियार है, उनको समाप्त करने वाली, उनकी ताकत को कम करने वाली संधि नहीं थी। सीटीबीटी जो थी
वो नए नए जो देश परमाणु शक्ति संपन्न हो रहे थे उनको रोकने के लिए कार्य कर रही थी। पहले से जो अपार शक्तिशाली देश हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं कर रही थी। इसलिए 95 के अंदर भारत सरकार ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बड़ा जोर का उस समय माहौल बना था भारत के ऊपर। भारत कई प्रकार के सेंसर लगा दिए गए थे, कई प्रकार की जो भारत को सहायता मिल रही थी उनको रोक दी गई, मगर भारत सरकार ने जो है इनसे अपने पीछे कदम नहीं हटाए। भारत द्वारा हस्ताक्षर से क्या किया गया? इनकार किया गया। भारत द्वारा सीटीबीटी के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने के इनकार के पीछे प्रमुख कारण इस प्रकार है। भारत ने सीटीबीटी के ऊपर मना क्यों किया हस्ताक्षर? पहला कारण है प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो है उसके अंदर परमाणु बमों को खत्म करना, परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई कार्य था ही नहीं। ऐसा कोई जो है बात थी नहीं उसके अंदर। वो तो सिर्फ और सिर्फ नए नए राष्ट्रों की शक्ति को दबाने का एक क्या किया जा रहा था? प्रयास किया जा रहा था। पहले से जो परमाणु बम बन गए हैं जिनको विश्व के अंदर खतरा है उनका कोई उनके ऊपर रोक लगाने का उसके अंदर कोई मसौदा नहीं था। यह संधि बहुत ही संकीर्ण व भेदभावपूर्ण है। यह केवल नवीन विस्फोट रोकने की बात करती है। ये जो संधि थी ये भेदभावपूर्ण थी। ये जो है नई नए जो विस्फोट हो रहे थे, नई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को बनने से रोकने वाली थी। पहले से जो हजारों गुना शक्तिशाली परमाणु बम है उनको जो है रोकने या उनको समाप्त करने की दिशा में इसके ऊपर कोई कदम नहीं थे। ये नए तकनीकी विकास एवं नए परमाणु शस्त्रों के विषय में चुप है। भारत की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि संधि का स्वरूप परमाणु राष्ट्रों की तकनीकी उपलब्धता को बरकरार रखकर उनके हितों की रक्षा के लिए अधिक है, न कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए। यह तो क्या था कि जो पहले से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है उनका दबदबा बना रहे, क्योंकि जब सबके पास में परमाणु बम आ जाएंगे तो परमाणु बमों का प्रभाव है वो इतना नहीं रहेगा। तो जो महत्वपूर्ण राष्ट्र है उन राष्ट्रों का दबदबा बना रहे, उन राष्ट्रों की ताकत बनी रहे, उन राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए थी, न कि निशस्त्रीकरण की दिशा में यह एक कदम था। इस वजह से भारत ने क्या कर दिया? इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। हालांकि तात्कालीन समय के अंदर चाइना और अमेरिका ने मिलकर के इसके खिलाफ बहुत सारे जो है प्रोपोगेंडा चलाया था। विदेशी मीडिया के अंदर बहुत सारी भारत की आलोचना की गई, कई प्रकार की भारत की सहायता रोक दी गई। कृषि के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत को जो सहायता मिल रही थी उसको रोक दी गई। फिर भी भारत ने इनसे पीछे कदम नहीं हटाए और धीरे धीरे आज के समय में सामान्य स्थिति हो गई थी। सीटीबीटी की तरह एक और बात आती है जिनका नाम है एनपीटी, जिसका नाम है परमाणु अप्रचार संधि, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। तो परमाणु अप्रचार संधि, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये लाई गई थी 1968 के अंदर, एनपीटी, ठीक है ना। तो 1967 में यूएनए की महासभा की राजनीतिक समिति द्वारा परमाणु अस्त्रों के प्रचार व निर्माण पर नियंत्रण एनपीटी का प्रस्ताव पारित किया गया। 112 में 110 द्वारा पक्ष में मतदान किया गया। इसकी प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। देखो क्या हुआ कि 1968 के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा की जो एक जो अंग है महासभा, उस महासभा ने क्या किया कि परमाणु बमों को रोकने के लिए, परमाणु शक्ति को कम करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जिसका नाम था एनपीटी, परमाणु अप्रचार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। ये जो थी संधि, ये परमाणु अप्रचार संधि थी जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोकने के लिए, परमाणु शक्ति को कम करने की दिशा में यह कार्य किया था। मगर क्या होता है, इसकी धाराएं क्या थी? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं प्रदान की जाएगी। एनपीटी की पहली शर्त यह थी कि जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है वो देश दूसरे जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं है उनको कैसे परमाणु बम बनाना है इस तकनीकी को नहीं शेयर करेंगे, उनको नहीं बताएंगे। आपको पता है कोरिया जैसे जो देश हैं जिन्होंने परमाणु शक्ति प्राप्त की है, इनके पीछे कहा जाता है कि उनको जो तकनीक बेची थी वो पाकिस्तान ने बेची थी। कई लोग जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता, तो
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भाई आपने तो ये बना दिए जो बना दिए, अब प्लीज आप एक काम करना, दूसरों को ये जो है बनाने के लिए इसकी मत सिखाना, क्योंकि इस प्रकार परमाणु शक्तियां परमाणु विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहयोग नहीं देगी। जो पहले से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है उनको ये परमाणु शक्ति प्राप्त करने में सहयोग नहीं देगी। परमाणु विहीन राज्यों द्वारा परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग दिया जाएगा। जो जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उनको जो ये अधिकार नहीं मिलेगा। इस संधि की एक शर्त थी। परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। एनपीटी के माध्यम से कहा गया कि जो परमाणु अस्त्र बनाते हैं, परमाणु परीक्षण जो करते हैं, जो रोज रोज के विश्व के विभिन्न देशों द्वारा परमाणु शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, इसको रोकने की दिशा में कोई सख्त कदम उठाया जाए। परमाणु तकनीकी क्षमता से संपन्न राष्ट्र उसका उपयोग असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। उन्होंने एक और बात की कि जो परमाणु शक्ति है इनका विज्ञान के क्षेत्र में सेना को छोड़ करके, सैन्य गतिविधियों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों के अंदर इसका कार्य हो सकता है। व्यापार के अंदर भी आप इसको उपयोग कर रहे थे। अब देखो परमाणु अप्रचार संधि समीक्षा सम्मेलन, अब इसकी समीक्षा करने के लिए 3 से लगाकर 28 मई 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यूयॉर्क में इसका एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसके अंदर क्या कहा गया, एनपीटी की प्रगति की समीक्षा के लिए परमाणु राष्ट्र सम्मेलन 3 से लगाकर 28 मई 2010 को बुलाया गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संपन्न हुआ। न्यूयॉर्क के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है उसके अंदर एक इस प्रकार का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। विश्व के कुल 189 देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 150 देशों ने भाग लिया। विश्व के जो कुल 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रजिस्टर्ड है, उनमें से 189 देशों ने एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर किए और 150 देशों ने इनके ऊपर क्या हुआ था, इसके अंदर भाग लिया था। सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान एवं इजराइल ने एनपीटी पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने को कहा गया। भारत को, पाकिस्तान को और इजराइल को, तीनों के तीनों देश हैं, एक तरीके से अपन इनको लड़ाकू कह सकते हैं, जो सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो हथियारों का आयात करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल को कहा गया आप बिना सोचे समझे, कोई शर्त नहीं, आप इनके ऊपर हस्ताक्षर करो, परमाणु बमों को बंद करो। साथ ही यह भी कहा गया कि ये तीनों देश सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर करें और परमाणु परीक्षण पर रोक बनाए रखें। उन्होंने कहा गया कि भाई आप ये तीनों देश, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये सीटीबीटी पे भी हस्ताक्षर करो, एनपीटी पे भी हस्ताक्षर करो और आपके देश के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं उनको क्या करो, बंद करो। भारत द्वारा विरोध क्या किया गया, भारत ने वापिस एक बार इसका विरोध किया, बोला नहीं, पहले तुम अपने हथियार खत्म करो, उसके बाद में हम जो है अपने हथियार बनाने बंद करेंगे। यही भारत की मांग थी। 1968 में अणु अप्रचार संधि का भारत द्वारा विरोध किया गया तथा उसे भेदभावपूर्ण, दोषपूर्ण, अपर्याप्त बतलाया गया था। उसे निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों के विपरीत भी माना गया। भारत ने कहा कि यह कोई प्रकार का निशस्त्रीकरण नहीं है। निशस्त्रीकरण जो होता है वो समानता से होता है, बराबरी में होता है। आप तो जो है आपके पास पहले से हजारों गुना मारक क्षमता वाले कई बड़ी बड़ी घातक और शक्तिशाली आपके पास परमाणु मिसाइलें हैं और हम छोटी बड़ी मिसाइलें बनाने से आप हम लोगों को मना कर रहे हो, ये भेदभाव नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए भारत सरकार ने उसके अंदर से मना कर दिया, क्योंकि भारत के अनुसार विश्व शांति को परमाणु विहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के प्रचार से खतरा नहीं है, बल्कि परमाणु राष्ट्रों के पास ऐसे आयुध बने रहने से भी उतना ही खतरा है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम बनाने से कोई खतरा नहीं है, बल्कि कुछ देशों के पास ये परमाणु बम बने हुए हैं ना, जिनसे खतरा है। वस्तुतः यह एक भेदमूलक दृष्टि पर आधारित है जो परमाणु संपन्न व विहीन राज्यों के विभाजन को निरंतर कायम रखना चाहती है। यह उन देशों के लिए अहितकारी मानी गई जो आणविक शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो संधि थी वो क्या थी कि परमाणु बम जिनके पास है और जिनके पास परमाणु बम नहीं है, उन दोनों देशों के बीच में भेदभाव बना रहे, शक्ति का जो संतुलन है वो अस्थिर बना रहे, इनकी दिशा में ये कार्य था। इस वजह से भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया, इसको मानने से इनकार किया।
तो बात करते हैं आसियान के बारे में। तो हमारे सिलेबस का जो सबसे अंतिम पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है आसियान और सार्क। आसियान क्या है? तो आसियान जो है, आसियान का क्या नाम है? देखो, आसियान एवं सार्क पढ़ते हैं उससे पहले आपको एक चीज एक दिमाग में रखनी है, आसियान और सार्क ये जो दोनों संगठन है ये असैन्य संगठन है। इन संगठनों का युद्ध, हिंसा और सैन्य गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक असैनिक संगठन है जो विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए एवं आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के अंदर सामंजस्य को स्थापित करने के लिए आसियान एवं सार्क की स्थापना की गई है। तो आसियान तो आज विश्व के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण असैनिक संगठन है, जिसके बारे में क्या है थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आसियान, जिसका दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह का नाम आसियान नामक संगठन है। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है। इसके सदस्य देश में जो है उन नंबर है, नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 फिलीपींस, नंबर 4 मलेशिया, नंबर 5 ब्रुनोई, नंबर 6 थाईलैंड, नंबर 7 कंबोडिया, नंबर 8 लाओस, नंबर 9 म्यांमार और नंबर 10 वियतनाम। ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों का मिला हुआ इन 10 देशों का एक असैन्य संगठन है जिसका नाम क्या है? आसियान। कौन कौन से? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की संप्रभुता। ये जो सदस्य देश हैं इनकी संप्रभुता को बनाए रखना, कोई इनकी स्वतंत्रता पे खतरा न हो, इनके को कोई उपनिवेश न बनाए, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को स्थापित करते हुए विवादों का शांतिपूर्ण समाधान रहा है। आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। और इसका मेन कार्य क्या है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना, युद्ध नहीं होने देना एवं शांतिमय अपनी खुद की संप्रभुता को बरकरार रखना एवं जो भी विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान करना, सैन्य गतिविधियों को कम करना और आपस में मिलकर के क्या करना? व्यापार को बढ़ावा देना। ये एक व्यापारिक संगठन है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो आसियान के क्या उद्देश्य है? आसियान का एक विशुद्ध असैनिक संगठन है। आसियान क्या है? एक पूर्ण रूप से असैनिक संगठन है जिनका युद्ध, हिंसा एवं सैन्य गतिविधियां, हथियारों से कोई लेन देन नहीं है। फिर भी बैंकॉक घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने क्षेत्रीय शांति हेतु सहयोग करने की अपील की गई। फिर भी इन्होंने कहा कि हमारे के आपस में लड़ाई झगड़े होते तो कोई लेन देन नहीं है, हम तो सिर्फ व्यापार और शांति के लिए सब मिलकर के आसियान के अंदर जो बैंकॉक घोषणा पत्र था उसके अंदर कहा गया कि हम तो सब सिर्फ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए शांति की दिशा में कार्य करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर बाय द वे ऐसा समय आ गया, अगर किसी देश के ऊपर कोई घटना, किसी ने हमला कर लिया या किसी देश की संप्रभुता को किसी पड़ोसी राष्ट्र ने, किसी छोटे बड़े राष्ट्र ने, किसी महाशक्ति ने उसकी संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश की, तो ऐसे समय में देखेंगे आपस में जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मगर पूर्ण रूप से जो है सैन्य संगठन ये नहीं है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित देना, जो क्षेत्रों के अंदर जो शांति है और व्यवस्था है उनको प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ये जो इन 10 देशों का क्षेत्र है, इन 10 देशों के अंदर सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक विकास, व्यापार को बढ़ावा देना, साझे हित में परस्पर सहायता व सहयोग की भावना को बढ़ाना, सबके साझा हित, सबका हित हो ऐसे कार्य करना, परस्पर सहयोग को बढ़ाना, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में आपस में सहयोग करना, चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करना, विज्ञान के क्षेत्र में जो है आपस में क्या करना? सहयोग करना, तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग करना, क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करना, आपसी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इन सब चीजों को प्रोत्साहित करना, समान उद्देश्यों वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग करना, जो विश्व के अंदर अन्य संगठन है, असैनिक संगठन है, जो व्यापार एवं शांति और संप्रभुता के लिए कार्य कर रहे हैं, जो असैनिक संगठन है उनके साथ में जो है तालमेल बनाना, उनके साथ मिलकर के कार्य करना, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग करना। आसियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था, कृषि
और आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या करना, सहयोग करना, उद्योगों का विकास करना। इस तरह आसियान के निर्माण तक का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये जो है क्या है, आसियान के क्या है, उद्देश्य थे। अब देखो बात करते हैं आसियान के कार्य क्या क्या है। तो आसियान का जब निर्माण हुआ उसके बाद में आसियान ने क्या क्या कार्य किया है, ये किस किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका जो आसियान का कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, व्यापार सब चीजों को शामिल कर लिया है। यह समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। सब क्षेत्रों के अंदर क्या है, आसियान कार्यरत है। आज दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए यह संगठन निरंतर प्रयासरत है। यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, जिसके अंदर जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कर रहा है, आसियान कार्य कर रहा है। उनमें से महत्वपूर्ण कार्य है आसियान की स्थायी समिति ने जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा से संबंधित अनेक नीतियां व कार्यक्रम बनाए हैं। इस प्रकार से जो जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आर्थिक शोषण हो रहा है लोगों को, असुरक्षा है, इन सब के से लोगों की, जनता को बचाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, कार्यक्रम बनाए हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुक्त व्यापार के क्षेत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य। ये जो देश हैं इन्होंने आपस में दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर मुक्त व्यापार, एक दूसरे देश का सामान दूसरे देश में जाकर के आसानी से बिक सके, जिससे जो महाशक्तियों से होने वाला आर्थिक खतरा है वो न हो, और जो है आपसी जो है कंडीशन अच्छी रहे, आपस में ही जो है व्यापार बना रहे, इसके क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। मुक्त व्यापार, एक दूसरे देश के आपसी देशों में जब सामान का आदान प्रदान होता है तो जो टैक्स वगैरह है वो कम लेना, और जो है इस प्रकार के कार्य करना। व्यापार की उदार नीतियों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। इसका उद्देश्य साझा बाजार व्यापार स्थापित करना है, यानी कि साझा बाजार व्यापार स्थापित करना। सब देश जो है मिलकर के एक बाजार का निर्माण करें, जिस बाजार के अंदर सब लोग जाकर के अपना अपना सामान बेच सके। पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अपने एक सामूहिक संगठन आसियान्टा के माध्यम से कार्य कर रहा है। आसियान का ही एक संगठन है, इसका अधीनस्थ संगठन है जिसका नाम है आसियान्टा, और आसियान्टा क्या कर रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। यह सदस्य देशों में सुरक्षा व शांति के लिए आणविक हथियारों पर रोक लगाने पर जोर दे रहा है। आसियान ने क्या क्या कार्य किया, आसियान क्या कर रहा है, इनके जो सदस्य देश हैं उन देशों के अंदर शांति एवं सुरक्षा के लिए आणविक हथियारों पर रोक लगाने की बात करता है, परमाणु हथियारों को कम करने की, रोकने की बात करता है। यह संगठन दक्षिणी पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। इनके जो संगठन है ये अपने क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास के ऊपर जोर दे रहा है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से किस प्रकार से कृषि के अंदर, व्यापार के अंदर, विज्ञान के अंदर सुधार की दिशा में ये कार्य कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये जो संगठन है ये जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, दवाइयों पर नियंत्रण, खेल आदि के कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रहा है। जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, जो असैन्य कार्य होते हैं जिनके अंदर हिंसा और सैन्य गतिविधियां शामिल नहीं हो रही है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, समाज कल्याण, दवाइयां, खेल, इनके ऊपर कार्य कर रहा है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा का लाभ किसानों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। तकनीकी शिक्षा पे बल दे रहा है जिससे क्या हो कि ये कृषि की उन्नति हो, किसानों को ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ मिले। इस प्रकार आसियान सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। ये इस क्षेत्र में एक साझा बाजार स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हैं कि सब देश जो हैं ये मिलकर के, सदस्य देश मिलकर के एक साझा बाजार स्थापित कर रहे, जिसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक सब प्रकार का सहयोग एक दूसरे देश को मिलता रहे और जो है कार्य होते रहे। अब देखो आसियान के सम्मेलन कब कब हुए हैं। देखो बच्चों, हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी ये महामैराथन क्लास है। यहाँ ध्यान रखना, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी के अंदर जो लिखे हुए शब्द हैं
इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना, इनको बार बार पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत ही जो भी आपके टॉपिक है, जो प्रश्न है, उनको कम शब्दों के अंदर समेटने के लिए इनसे अच्छा मैटर आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो आसियान का प्रथम सम्मेलन हुआ था बाली शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में ये हुआ था फरवरी 1976 में। बाली कहाँ पे है? बाली है इंडोनेशिया के अंदर। तो इस सम्मेलन में फरवरी 1976 में पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दिया गया। इसमें कम खाद्य तथा ऊर्जा वाले देशों की अधिक ऊर्जा शक्ति वाले देशों द्वारा सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था 1967 के अंदर 76 के अंदर, इसके अंदर खाद्यान्न एवं ऊर्जा के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। दूसरा सम्मेलन हुआ था क्वालालंपुर शिखर सम्मेलन। ये हुआ था अगस्त 1977 में। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया को शांति, स्वतंत्रता और स्थिरता का क्षेत्र विकसित करने पर जोर दिया। इस सम्मेलन में विकासशील देशों की विकसित देशों पर बढ़ती निर्भरता को चिंताजनक माना गया कि जो विकासशील देश हैं वो क्या हुए, पहले से जो विकसित देश के उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है, ये उन्होंने चिंता बताई। और उन्होंने कहा कि इस वजह से इन क्षेत्रों की शांति, स्वतंत्रता और स्थिरता है वो क्या हो रही है, भंग हो रही है। अर्थ इन आसियान का जो दूसरा सम्मेलन था अगस्त 1977 के अंदर हुआ था, उसके अंदर सदस्य राष्ट्रों की शांति, स्वतंत्रता और स्थिरता के ऊपर क्या किया गया, कार्य किया गया। तीसरा सम्मेलन हुआ था मनीला शिखर सम्मेलन। यह हुआ था 14 दिसंबर 1987 को। इस सम्मेलन में फिलीपींस में एक्विनो सरकार की स्थिति, स्थिरता, कंबोडिया समस्या तथा आसियान राष्ट्रों के दूसरे राष्ट्रों के साथ गठबंधनों पर व्यापारिक विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र विकसित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, एशिया का जो क्षेत्र है, जिनके आसियान संगठन सदस्य हैं, उन क्षेत्र को क्या करना है, इन क्षेत्र को परमाणु शक्ति विहीन क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया। और जो भी कंबोडिया की समस्या चल रही थी उस समय, एक्निवो, ये फिलीपींस के अंदर जो एक्निवो की सरकार थे वो अस्थिर हो रही थी, इनके ऊपर भी जो है बात की गई और इनके ऊपर जो है इनके समाधान के लिए क्या किए गए, कार्य किए गए। चौथा सम्मेलन हुआ था सिंगापुर शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन हुआ था 92 में। इसके अंदर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग दोहराई। इसमें एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने व शांति क्षेत्र घोषित करने पर भी जोर दिया गया कि भाई एशिया जो है उसको एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के आपसी देश जो है आपस में मुक्त व्यापार कर सकते, बिना ज़्यादा टैक्स जो है कम देना पड़े, ज़्यादा वो सीमा शुल्क वगैरह लगते हैं, वहाँ पे सीमा पे एक देश से दूसरे देश में माल भेजने में बहुत सारी वो कागजी कार्रवाई वगैरह फॉर्मेलिटी होती है, उनको कम करना और जो है मुक्त व्यापार करना और जो है सरलता से एक दूसरे देश में जाकर के व्यापार कर सके, इसके ऊपर जोर दिया गया। पांचवा सम्मेलन हुआ था बैंकॉक शिखर सम्मेलन। दिसंबर 1995 में आयोजित इस सम्मेलन में दक्षिणी पूर्वी एशिया को 2003 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर निर्णय किया गया। आसियान क्षेत्र को नाभिकीय शस्त्र विहीन क्षेत्र बनाने पर भी एक समझौता हुआ। उन्होंने ये जो 1995 में सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर कहा गया कि 2003 तक ये हम आसियान के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, इनको बिल्कुल मुक्त व्यापार बना देंगे। एक देश दूसरे देश के अंदर क्या फर्क है बिल्कुल नहीं रहेगा और बिल्कुल एक ही बाजार बना करके रख देंगे, एक देश की तरह इस क्षेत्र को बना देंगे और आसियान ये जो क्षेत्र है इसको बिल्कुल नाभिकीय शस्त्र विहीन बनाएंगे, परमाणु शक्ति के ऊपर बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। अगला सम्मेलन हुआ था हनोई शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर दिसंबर 1998 में हनोई वियतनाम में आयोजित इस सम्मेलन में 2003 से पहले ही इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर निर्णय किया गया। हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापार उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग में वृद्धि करने के उपाय भी निर्धारित किए गए थे। अगला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था शेरी बेगामन शिखर सम्मेलन। नवंबर 2001 में आयोजित बादर शेरी बेगामन ब्रुनेई सम्मेलन में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाने पर सहमति हुई। ये जो सम्मेलन हुआ था शेरी बेगामन सम्मेलन, जो कि ब्रुनेई के अंदर हुआ था, इसके अंदर नवंबर 2001 के अंदर क्या किया गया था, भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बनाने पर सहमति हुई थी। इसमें रूस व चीन को भी संवाद सहभागी बनाने पर सहमति प्रकट की गई थी। भारत के साथ साथ रूस एवं चाइना को भी इसके अंदर क्या है, सदस्य बनाया गया था।
तो इस प्रकार ये क्या था, आसियान, जिसके ऊपर हमने बात की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सार्क के ऊपर। सार्क क्या है? सार्क जो कि अपने एशिया महाद्वीप का ही एक सम्मेलन है, एक संगठन है। सार्क की स्थापना का प्रयास 7 देशों के द्वारा किए गए थे। 7 देशों की 1981 में कोलंबो में विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान हुआ। कोलंबो के अंदर 1981 के अंदर विदेशी सचिवों की एक बैठक हुई, जिसके अंदर जो है सार्क की स्थापना पर महत्व और बल दिया गया। दिसंबर 1985 में ढाका में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्य बने। अब मालदीव तथा अफगानिस्तान को मिलाकर कुल सदस्य देश जो हैं वो 8 हो चुके हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तो इसके संस्थापक 6 सदस्य देश थे। बाद में इसके अंदर मालदीव और अफगानिस्तान मिले, और इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या है वर्तमान में वो कितनी है? 8 है। तो सार्क का भारत भी एक सदस्य है। और सार्क के उद्देश्य क्या है? सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। देखो क्या है, सार्क की स्थापना हुई थी बहुत ही अच्छे उद्देश्यों के लिए हुई थी, कि भाई जिस प्रकार से ये आसियान काम कर रहा है उस प्रकार से सार्क भी काम करेगा, विश्व के अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाएगा। ये जो एशिया के क्षेत्र हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये मिलकर के एक साझा बाजार विकसित करेंगे। मगर चाइना की इस क्षेत्र के अंदर वो कहते हैं नहीं, घुसपैठ आर्थिक क्षेत्र में चाइना के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों को जो है गलत दिशा में प्रेरित करना, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद, ये कई कारण थे जिस वजह से सार्क जो है आसियान की जितना विश्व के अंदर सफल नहीं हो पाया। तो सार्क का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि दक्षिणी एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उसके जीवन स्तर में सुधार करना। कि दक्षिणी एशिया के जो देश हैं वहाँ की जो जनता है उनको कल्याण को प्रोत्साहित करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। दक्षिणी एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना। ये सारे के सारे देश मिलकर के क्या करेंगे? सामूहिक आत्मनिर्भरता के प्रयास करेंगे। बल्कि क्या है कि ये सारे के सारे जो पड़ोसी देश है ये भारत को शक की निगाह से देखते हैं। चाइना इनको क्या करता है? भारत के खिलाफ भड़काता है। इस वजह से ये जो है कार्य नहीं हो पाते हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, अन्य क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में आपसी विश्वास बढ़ाना, जो यही तो आपसी विश्वास ही नहीं बढ़ रहा है, तथा समस्याओं को समझने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। आपसी विश्वास बढ़ाना, आपस में एक दूसरे को समझना, ठीक है ना। विकासशील देश आपस में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग करना, आपसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत बनाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना है, आर्थिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना। ये सारे के सारे कार्य जो है सार्क के उद्देश्य थे। मगर क्या है, मैंने अभी आपको बताया, चीन के द्वारा भारत के खिलाफ छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देशों को भड़काना, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद, एवं अभी भारत मालदीव के बीच में विवाद, और ये जो है सांप्रदायिकता की समस्या वगैरह कई समस्याएं हैं जिस वजह से ये जो है कार्य ज्यादा फलीभूत नहीं हो सके। सार्क के सिद्धांत क्या है? तो सार्क के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सार्क के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, क्या क्या सार्क कार्य करेगा? क्षेत्रीय सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा दूसरों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे के जो घरेलू मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग के द्वारा पूरक बनाएंगे। क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग के उत्तरदायित्वों के क्या करेंगे? अनुकूल बनाएंगे। ये कुछ सार्क के सिद्धांत थे जिनके ऊपर सार्क कार्य कर रहा था। ठीक है, तो आपको जो है अब तक की जो क्लास हुई है जिसके अंदर हमने बीए फाइनल के जो फर्स्ट पेपर है जिसकी जो 5 इकाइयाँ हैं उन 5 इकाइयों के ऊपर हमने चर्चा की है। आप इन क्लासों को बार बार देखना। इन क्लासों की जो पीपीटी बनी हुई है, इन पीपीटी को अपने नोटबुक के अंदर लिखना, इनको बार बार पढ़ना। कोई भी प्रश्न इन पीपीटी से, उन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा पेपर हो। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।